मैं आप सबका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बादशाह विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ जैसा आप लोग को पता है कि 11th कॉन्वोकेशन इस यूनिवर्सिटी का वेडनेसडे 8 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित है, जिसमें माननीय हमारी गवर्नर और हमारे विश्वविद्यालय की चांसलर श्रीमती आनंदीबेन पटेल उसकी अध्यक्षता करेंगी। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट जो है वो माननीय राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और उनका पुराना वास्ता रहा है लखनऊ से, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी कि वो इस 11th कॉन्वोकेशन में आएंगे। इस कॉन्वोकेशन में हमारे पास जो जितने बच्चे पास आउट हुए हैं वो 1245 हैं। इसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स आप लोग को उपलब्ध कराई गई है। इस 1235 में जो 120 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन पास है, जिसके 75% से ऊपर नंबर आए, और फर्स्ट डिवीजन मेजॉरिटी है जो 940 से एक कम बच्चे जिनको फर्स्ट डिवीजन मिला है, और सेकंड डिवीजन 176 बच्चों को मिला है। और इसके अलावा हम 10 पीएचडी स्टूडेंट्स को भी डिग्री दे रहे हैं। जहां तक मेडल्स का सवाल है, हम लोग 125 मेडल्स देते हैं, और इसको 100 इस बार भी हमारे जो कुल पदक प्राप्त करता विद्यार्थी हैं वो 110 हैं, जिनको ये 125 मेडल्स दिए जाएंगे। इसमें 51 छात्र हैं और 64 छात्राएं हैं, 74 छात्राएं हैं और 51 हमारे छात्र हैं। अगर आप इसका प्रतिशत निकालें तो 40.80 छात्र प्रतिशत में आते हैं, और 59.2 करीब छात्रा प्रतिशत जिनको मेडल्स मिल रहे हैं। तो ये अनुपात जो है 2:3 का है। जो तीनों तरह के मेडल्स दिए जा रहे हैं, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है और ब्रोंज मेडल है। इसमें गोल्ड मेडल्स हम 54 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और सिल्वर मेडल्स हम 37 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। हाँ, मतलब स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और ब्रोंज हमारे 34 बच्चों को मिल रहे हैं। टोटल मेडल रेसिपिएंट जो है इस तरह 125 हो जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी छात्र हैं जिनको 3-3 मेडल्स मिल रहे हैं, तो टोटल छात्र संख्या 110 हो जाती है। इसकी पूरी समरी आपको जो फोल्डर में है वो अटैच्ड है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले सालों जो पिछला हमारा कॉन्वोकेशन 10th हुआ था वो अक्टूबर 2025 में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हैं। उसकी भी एक ब्रीफ समरी आप लोग को यहाँ पे दी गई है कि जो 25 और 26 में हम लोगों ने क्या काम किया पिछले एक साल में। और इसमें हमने कई कार्यक्रम भी, एकेडमिक कार्यक्रम भी बढ़ाए। हम लोगों ने खेल कूद की सुविधाएं भी बढ़ाई गई, जिसका इनॉग्रेशन भी हमारी कुलाधिपति मैडम करेंगी 8 तारीख को। और बच्चों के लिए हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कई एमओयूज उनकी सहायता के लिए, इवन यूपी गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए कई एमओयूज हम लोगों ने किए। और विश्वविद्यालय पूरी तरह सहयोग स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। उनके जो विकसित भारत की और विकसित यूपी स्टेट की कल्पना है, और जो मार्गदर्शन हमारे माननीय कुलाधिपति और चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर टाइम पे निर्देश देते हैं, उनको किया जा रहा है, उसका पालन किया जा रहा है। और हम लोग जो 5 गांव हम लोगों ने गोद लिए हैं उसमें भी हम कार्य कर रहे हैं। और इस तरह के प्रोग्राम की हेल्थ अच्छा रखनी है स्टूडेंट्स की, हमारे लिए हम लोग इस बारी पहली बारी माँ बेटी सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने करीब 120 लड़कियों का हेल्थ चेकअप करवाया। इस हेल्थ चेकअप में उनका ब्लड टेस्ट हुआ पूरा, जिसमें हीमोग्लोबिन, सीबीसी पूरा काउंट, प्लेटलेट काउंट वगैरह सब चीजें हैं। इसके अलावा हमने उन लोगों का बीएमआई नापा, और साथ में ब्लड प्रेशर को भी नापा गया। इसके साथ हमारे काउंसलर्स हैं जो कि उनको हेल्थ काउंसलिंग प्लस डाइट काउंसलिंग दोनों देता है, क्योंकि हमारे पास होम साइंस का डिपार्टमेंट भी है और इसके टीचर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। प्लस हम लोगों ने
कुछ डॉक्टर्स की भी सहायता ली है। जहां तक हॉस्टल्स में फैसिलिटी का सवाल है, हम लोगों ने हॉस्टल्स में पिछले साल मरम्मत भी करवाई गई और उसका रंग रोगन सफाई का भी कार्यक्रम बार बार करवाया जाता है। साथ में हम लोगों ने उनको वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी दी है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज हॉस्टल हो। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे फूड क्वालिटी पे भी काम किया कि उनको फूड अच्छा मिले, क्योंकि हम एक बहुत सस्ता खाना उपलब्ध करवाते हैं पूरे जो लखनऊ में हमारे हॉस्टल्स हैं उसके कंपैरिजन में। और हम लोग ने उनको जिम भी बना के दिया है। तो इस तरह के लगातार हम लोगों ने उनको फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं उनके लिए। और आपको ये जान के खुशी भी होगी कि जो पिछले साल से पिछले साल यहाँ पे 4,200 विद्यार्थी पढ़ते थे, करीब 1,000 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई 25-26 में। इस साल हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पास 6,000 बच्चा होगा। तो उसके लिए एडमिशन चल रहे हैं हमारे, जून फर्स्ट वीक में शुरू हो गए थे और एक अच्छी संख्या में बच्चों ने रुचि दिखाई है इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। और ये विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय है, जैसा कि मैंने बताया, ये उसका 11th ही, क्योंकि 2014-15 में पहला बैच आया था। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे टीचर स्टूडेंट अनुपात को सही रखने के लिए, क्योंकि उसकी रैंकिंग में भी काउंट होता है, 66 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की नियुक्तियां डिफरेंट विभाग में की गई है। तो ये एक संक्षिप्त में विवरण है जो मैं आपको देना चाहता था कि हमारा यूनिवर्सिटी किस मार्ग पे चल रही है। और जहां तक हमारा फ्यूचर प्लान का सवाल है, हम लोग ने इस साल एमएससी खोला है जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी में, और एमटेक प्रोग्राम खोले हैं सिविल इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में। हम लोग आगे अप्लाई करने जा रहे हैं आईटेप प्रोग्राम में, जो कि पोर्टल में हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। इसी तरह हम बीपीएड प्रोग्राम में भी जा रहे हैं। हम लोगों ने बीपीएस इस साल खोल दिया है, बीपीएस में एडमिशन के लिए पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन हम आगे बीपीएड के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया है। उसका इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होने के बाद अगर वो हमें मिलेगा तो हम शुरू करेंगे। इसके अलावा हम लोग लैंग्वेज लैब्स, संस्कृत, पाली और हमारी फ्रेंच, उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। और साथ में हमारी जो ऑलरेडी लैंग्वेज लैब्स है, उर्दू की, अरेबिक की, पर्शियन की और इंग्लिश की, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे क्वार्टरली मैगजीन शुरू की। क्वार्टरली मैगजीन के 2 अंक ऑलरेडी छप चुके हैं और वो ऑनलाइन है हमारे वेबसाइट पे। हर 3 महीने में जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे क्वार्टरली मैगजीन में डाल दी जाती हैं और वो अवेलेबल रहती हैं सबको। इस बारी हम लोगों ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है, जिसका इनॉग्रेशन हमारी चांसलर मैडम 8 तारीख को करेंगी। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम 2 तरह का है, एक इन हाउस है और एक इन्फ्लीमेट के साथ हमारे यहाँ एमओयू हुआ था जन भवन में। तो उसको हमने आगे बढ़ाते हुए इन्फ्लीमेट के साथ एलएमएस सिस्टम को क्रिएट किया है। जो हमारा इन हाउस है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टीचर्स ने बनाया है। ये एक बहुत बड़ी चीज उपलब्धता है कि बिना पैसे के ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इसके लेक्चर्स हमारे मास एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की जो मीडिया लैब है वहां पे रिकॉर्ड होते हैं और वो डाल दिए जाते हैं फॉर सर्विस में। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का फिर पुनः स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं आपको कि 8 तारीख को आप आए और हमारे इस 11वें जो कॉन्वोकेशन में सम्मिलित हो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपका कोई प्रश्न है तो मेरे साथ मेरे रजिस्ट्रार साहब भी बैठे हैं, डीन एकेडमिक्स भी हैं, हमारी पूरी मीडिया टीम यहाँ पे बैठी हुई है, डिप्टी सीओए भी है यहाँ पे रहमान साहब। तो हम लोग आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार। धन्यवाद। हमारे यहाँ जो दिव्यांग छात्र ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत में जिसमें
टीचर भी दिव्यांग है और उनको हम लोगों ने डीन और हेड भी बना रखा है। और इसके एग्जाम्पल है प्रोफेसर मुशीर अहमद, जो मैनेजमेंट फैकल्टी के को लीड करते हैं। दूसरी चीज, बाकी जहां तक छात्र एग्जैक्ट छात्रों की संख्या है, वो तीन तीन छात्र यहाँ पे दिव्यांग पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मानक है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कि हमें ये फैसिलिटीज रखनी है। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, जैसे पुरानी विश्वविद्यालय में, तो नॉर्मली रैम्प्स बनाए जाते थे, तो रैम्प्स यहाँ पे भी बने हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमने लिफ्ट की उनको सुविधा दी है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय काफी वर्टिकल बना हुआ है। बिल्डिंग्स यहाँ पे हाई राइज है, क्योंकि जमीन इतनी नहीं है, 28 एकड़ में ये पूरी विश्वविद्यालय है। तो इसलिए हमने लिफ्ट की, क्योंकि एक लिफ्ट थी हमारे पास ऑलरेडी, तो उसको बढ़ा के हमने 2 और लगाई है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा फैसिलिटीज पे कई बारी खराब भी हो जाती है एक आध लिफ्ट, तो हमारे पास कई ऑप्शंस रहेंगे। तो ये फैसिलिटी देने में फिर एक कदम है हम कि उसको बढ़ावा दें। मैं चाहूंगा अगर आप अपना नाम और भी अगर इंट्रोड्यूस करें तो मुझे अच्छा। अच्छा, नमस्ते। ओके। ठीक, आपने इसको ठीक पकड़ा कि हमारे फर्स्ट साइकिल में जो ग्रेड आया है बी प्लस प्लस आया है, 2.86 सीजीपीए है उसका, और 3 पॉइंट आने पे ए ग्रेड मिल जाता है। प्रयास था हम लोग का कि हम लोग ए ग्रेड पहुंचे, और अच्छा जा भी रहा था। लेकिन जो हमारे नंबर कटे वो रिसर्च और रिसर्च में कटे। रिसर्च का उसमें गलती यहाँ के शिक्षकों की भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला पीएचडी प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ, और जो हमारा नैक में डाटा गया वो 2019 से 2023 में था। तो नेचुरली पहला पीएचडी निकलते निकलते 3 से 4 वर्ष लगते हैं। तो वो 23-24 में ही पीएचडी के आउटपुट आनी शुरू हुई। तो पीएचडी स्टूडेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद लगातार हम हर साल पीएचडी का एग्जाम कर रहे हैं और उसमें भर्ती भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास करीब 140 विद्यार्थी पीएचडी में यहाँ पे रजिस्टर्ड है। लगभग एग्जैक्ट संख्या डीन एकेडमिक्स हमारे बता देंगे, लेकिन लगभग 140 है। और दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकला है जिसका 15 जुलाई डेट है एडमिशन की, और उसमें भी करीब 250 एप्लीकेंट्स आज के दिन तक आ चुकी हैं। तो हमारे पास लगभग 100 सीटें हैं उसमें भरने के लिए। तो अगर ये 100 सीटें हम लोग जुलाई एंड या 15 अगस्त तक भर लेते हैं, तो हमारे पास लगभग संख्या 250 पीएचडी स्टूडेंट की इस विश्वविद्यालय में हो जाएगी। तो ये जो इस चीज को ओवरकम करेगा, ये 250 स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जो कि मैंडेटरी है पीएचडी लेने के लिए 2 पेपर छापना, तो वो 2 पेपर्स देंगे हमें अगले 3-4 साल में। और ये भी मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब इस बात को यहाँ पे महसूस किया हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने इस पे काफी काम करना शुरू किया। और पिछले अक्टूबर से आज की डेट तक 233 रिसर्च पेपर्स हमारे टीचर्स ने पब्लिश किए हैं, जो कि स्कोपस में है, यूजीसी केयर लिस्ट में है, और रिव्यूड जर्नल्स में। टोटल 233। किस डिपार्टमेंट से आई ये मेरे को अभी बताना ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे डीन रिसर्च से पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे उन्होंने टोटल संख्या बताई थी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स उर्दू में है, 22। तो मुझे लगता है वहीं से हुआ होगा। ये मैं पक्की तरह नहीं कह सकता इसे। बिल्कुल। हाँ, आपका सजेशन बिल्कुल ठीक है, और इस पे हम लोगों ने काम भी किया है। अभी जो यहाँ पे जब ये विश्वविद्यालय बना था, तो नेचुरली लैंग्वेज के भाषा को देखते हुए, और पर्टिकुलरली उर्दू, पारसी और
अरबिक को देखते हुए बना था, और वही पहले डिपार्टमेंट खोले गए उसको सपोर्ट करने के लिए। इंग्लिश डिपार्टमेंट खोला गया, मैनेजमेंट खोला गया, और कुछ कॉमर्स के डिपार्टमेंट्स भी खोले गए जिसमें रेगुलर फैकल्टी थी। रेगुलर फैकल्टी जिस दिन मैं आया था तो यहाँ पे 41 थी, आज भी 38 है, क्योंकि 2-3 जने रिटायर हो गए। लेकिन 11 कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी थी, और हम कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी को रिसर्च के लिए अलाउ करते हैं। यहाँ पे कई डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ बाद में खोले गए, तो उसमें गेस्ट फैकल्टी थे, और गेस्ट फैकल्टी हमारी पीएचडी स्कॉलर्स नहीं ले सकते। तो जो मैंने आपको बताया कि 66 टीचर्स रखे गए, ये इन्हीं प्रोफेशनल कोर्सेज में रखे गए, और इनको हम लोगों ने अलाउ कर दिया है पीएचडी स्कॉलर्स को लेना, क्योंकि 1 साल इनका पूरा हो चुका था। और अब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की ये मतलब जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जियो, ये वो कहती है कि जब तक ये कोर्स रहेगा तब तक उनकी पोस्ट रहेगी। तो हम इनको अब ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर्स दे चुके हैं और देने जा रहे हैं, जो नए भी आए, क्योंकि ये पूरे साल भर प्रक्रिया चली, तो जिनको साल भर हो गया उनको दे रहे हैं, जो अभी आए तो आगे 1 साल बाद दे दिए जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये 66 टीचर्स, 11 पहले थे, 77 टीचर प्लस 41, तो करीब 115 हो जाते हैं हमारे पास टीचर्स, जिनको हम पीएचडी स्कॉलर्स दे सकते हैं। पीएचडी स्कॉलर्स देने के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस है कि प्रोफेसर लेवल का है तो 8 रख सकता है, एसोसिएट का है तो 6 रख सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो 4 रख सकता है। तो उस अनुपात पे ही दिया जाएगा। और जहां तक आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो वहां ऑलरेडी कई सालों से 400 से 600 फैकल्टी काम कर रही है, तो डेफिनेटली आउटपुट तो टीचर्स और उनके स्टूडेंट से ही आएगा। तो जब टीचर की संख्या यहाँ बढ़ेगी तो आउटपुट आपको अगले 1-2 सालों में दिखेगा। मेरे डिपार्टमेंट, मैं साइंस से हूँ, और जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने इस बारी बीएससी यहाँ चलता था जब मैं आया था, और उसका सेकेंड ईयर था जब वो था, और स्टूडेंट बहुत कम संख्या में थे, तो उसको हम लोगों ने बढ़ावा दिया पिछली बारी, और काफी इसका प्रचार भी किया, क्योंकि लोग इसको आज भी लखनऊ में जो इसका कंसेप्ट है वो है कि सिर्फ लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, जो कि ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपके हेल्प से, आप लोगों के सहयोग से ये परसेप्शन बदल भी रहा है। अब लोगों को पता है कि यहाँ इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाया जाता है, और लॉ भी पढ़ाया जाता है। तभी हमारे पास आज ऐसे कई डिपार्टमेंट है जहाँ सीटों के अनुपात कई गुना फॉर्म्स आए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब एक शाबाशी का विषय है, और एक एक हम लोग को इससे जोश भी आ रहा है कि इस यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाना है सब लोगों को। तो जहां तक साइंस का सवाल है, हम लोगों ने पीजी 3 डिपार्टमेंट्स में शुरू करने जा रहे हैं इस बारी, माइक्रोबायोलॉजी और जोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में। इसकी लैब्स भी बनाई गई है पिछले साल, एक एक लैब भी बनाई गई है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि एक हैदराबाद की एक कंपनी है लाइफ एक्टिवस करके, एमएससी एमएससी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। हाँ। और हम लोगों ने होम साइंस में भी साइंस शुरू किया, पहले आर्ट्स में था, होम साइंस दोनों में चल सकता है, तो उसमें भी हम लोगों ने बीएससी एमएससी शुरू किया है। और मैं बता रहा था, हम लोगों ने एक एमओयू किया है, लाइफ एक्टिवस हैदराबाद की कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, उनका लखनऊ से लगाव ये है, जो उनके ओनर है, कि उन्होंने लखनऊ से सीडीआरआई से पीएचडी की, तो वो जब हमारे विश्वविद्यालय आए तो उनको यहाँ पे जो टीचर्स थे उनका जोश अच्छा लगा, उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो वो एक आर्ट ऑफ स्पेशलिटी, हाई टेक एक साइंस की लेबोरेटरी हमें बना के दे रहे हैं। ऑलरेडी काम चल रहा है, ये जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में आज भी काम चल रहा है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं, जिसका इनॉग्रेशन अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास हाई एंड की सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उन्हीं के खर्चे पे, जिसका इन्वेस्टमेंट करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपए है, वो लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि रिसर्च में और साइंस को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। उसमें हाई एंड के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एचपीएलसी है, जिसको हो सकता था यूनिवर्सिटी
खरीदने में कई साल लगते, वो वहां आएगा। और उनका ये भी मानना है कि जो हमारी छात्राएं किसी वजह से इंटर्नशिप के लिए शहर छोड़ के जा नहीं सकती, वो उसमें इंटर्नशिप की प्रॉब्लम्स अपनी इंडस्ट्री की वो देंगे, और सर्टिफिकेट भी उनको देंगे कि जो काम करेंगी छात्राएं। तो छात्राएं लखनऊ में रहते हुए, विश्वविद्यालय कैंपस में रहते हुए उस कंपनी के लिए काम करेंगे, तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम हमारा पूरा होगा। हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल, हमारा ऑर्डिनेंस में ये अलाउड है, जो कि राजभवन और शासन से उसका अनुमोदन मिल चुका है। नहीं, यूजीसी इस तरह से नहीं कहता, वो बोलता है कि रेगुलर टीचर हो। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आजकल रेगुलर टीचर ही माना जाता है, क्योंकि एक शासन ने जियो निकाला कि जो भी जहां पे रखा जाएगा टीचर सेल्फ फाइनेंस में, कॉन्ट्रैक्चुअल में, वो जब तक रहेगा, जब तक वो कोर्स चलेगा। तो कोर्स तो 100 साल चलते हैं ये। नहीं, संविदा टीचर्स को हर जगह पे, और सिर्फ यही राज्य यूनिवर्सिटी ने अलाउ नहीं किया, सभी ने किया है। मैं आगरा से आ रहा हूँ, वहां पे भी कई सालों से अलाउ किया गया है। तो ये सारी चीजें हो रही, यहाँ पे भी हो रही। एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे शासन का जो ये है कि आप जितने भी कोर्सेज चला रहे हैं सेल्फ फाइनेंस के कोर्स चलाएंगे, क्योंकि रेगुलर की परमिशन नहीं दे रहे, शासन नहीं देते हैं, तो उनको आप सेल्फ फाइनेंस में चलाएंगे। तो अगर सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज चलाएंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी नहीं तो वो, ये तो होता ही है, लेकिन वो कम से कम क्वालिफाइड है, नेट होंगे, जेआरएफ होंगे। तो हमेशा टीचर्स को सुविधा तो रही है कि वो पीएचडी करें, तो उनको हम अलाउ करते हैं, चाहे वो यहाँ से कर ले या कहीं बाहर से कर ले, पार्ट टाइम भी कर सकता है ये सब। एक साथ हाँ, उनके लिए नहीं। ये है जो पीएचडी नहीं है वो पीएचडी नहीं कर हाँ, वो तो नहीं करवा सकते, वो नहीं करवा सकते। पीएचडी होना तो जरूरी है। हाँ, नहीं, पीएचडी होना, 5 पेपर छापना, ये सब तो यूजीसी कहता है ना। तभी एक्चुअली किसी को भी सुपरवाइजर बनाने के लिए हमारे पास आरडीसी होती है। तो सुपरवाइजर बनने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति होने के बाद, अगर वो, मतलब डिपेंड करता है डिसिप्लिन पे, अगर साइंस का डिसिप्लिन है तो 5 पेपर्स, आर्ट्स कॉमर्स का है तो 3 पेपर्स, ये तो हमारे ऑर्डिनेंस का पार्ट है, तभी हम उनको बनाते हैं। ये चीज देखी जाती है, और उनसे ये भी ली जाती है, मतलब अप्रूवल लिया जाता है कि वो कितने बच्चों को पीएचडी गाइड करना चाहते हैं। हो सकता है मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे अलाउड है 8 पीएचडी का, मैं 2 कोई करवाना चाहूँ तो 2 ही एडवर्टाइज हो, ये भी देखा जाता है। ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के पीएचडी स्टूडेंट हो, ये तो बताओ सबको। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमने 2 प्रयास किए, और एक प्रयास हमारा सफल हो चुका है। आज आप अगर आए होंगे तो सड़क चौड़ी हो रही है, आपने देखा होगा, डाबर पड़ा और सड़क 5 फुट लेफ्ट साइड चौड़ी हुई है, 5 फुट राइट साइड चौड़ी हुई है। एक चीज, इसका प्रयास था, हम लोगों ने डीएम साहब से मिले और एलडीए को अप्रोच किया, तो उनके बजट से ये रोड चौड़ी हो रही है। दूसरी चीज, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को, हम लोगों ने गवर्नर मैडम को, और इसी तरह हम लोगों ने हायर एजुकेशन के ऑफिशियल्स को भी एक चिट्ठी लिखी कि हमारे पास यहाँ पे जमीन की कमी है, क्योंकि हम एक खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, और सरकार की खेलो इंडिया नीति आई थी तब, उसको लेके ही हम लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों के पास भी दौड़ने का ट्रैक, एक फुटबॉल फील्ड होनी चाहिए। जब तक के लिए नहीं मिलता, तो हम लोगों ने एक फील्ड को खाली भी करवाया, जो कि यहाँ पे निर्माण निगम के उनके हट्स थी, और वहां पे लेबर रहती थी, जिसपे अभी कॉन्वोकेशन परसों होने जा रहा है, वो फील्ड खाली है। साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको सामने दिखेगा।
तो ये हमारा प्रयास है गवर्नमेंट से लैंड लेने का। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है, लेकिन अभी कोई कागज अधिकृत हमारे को नहीं दी है भूमि। तो मैं अभी तो यही कहूंगा कि हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम उसमें सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हम प्रयासरत हैं, और ऐसी उम्मीद है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से हमें उसमें भी जीत मिलेगी। समाज कल्याण से जो छात्रावास बनना था उसका अप्रूवल आ चुका है लेटर का, लेकिन बजट अभी जिस कार्यदायी संस्था को जाना है वो उन्होंने नहीं दिया है, तो उस पर हम रिमाइंडर दे रहे हैं उनको। यही कर सकते हैं, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय के पास इतना बजट नहीं है कि वो, लेकिन आई एम इन्वेस्टिंग इन टीचर्स। और कोई आपका प्रश्न, सुझाव हो तो, आप लोग तो सबको देखते हैं, सुझाव भी हो तो मैं वेलकम करता हूं। आप दे दी इनको, आप देना चाहें तो फिर कलर्ड है तो कलर्ड दे दीजिए, है ये वैसे। हाँ बिल्कुल दीजिए। यस। देखिए, कई कई लेवल्स में हम लोग की मीटिंग होती है और मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो हाँ, तो हम लोग इस बात को कहते हैं कि अच्छा रिसर्च स्कॉलर लाने के लिए आपको कुछ फेलोशिप यहाँ पे भी शुरू करनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, आईआईटीज में है, एनआईटीज में है। तो वो विचार चल रहा है शासन पे, लेकिन जिस दिन आएगा हमारे विश्वविद्यालय में भी शोधार्थियों को मिलेगा। ये भी एक आपका अच्छा सवाल है कि हाँ, यहाँ नहीं मिलता, शासन शुरू करेगी। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि आयुष आयुष जी से मैं शायद पिछले 6 महीने में 6 बारी तो मिला हूँ, है ना। लेकिन अब उनकी जब जिज्ञासा जब भी जागेगी, तो मैंने उनको पूरा राइट दे रखा है, कहीं भी बैठे हो मुझसे पूछ लो। तो ये राइट उन्होंने आज एग्जीक्यूट किया है। हमारे यहाँ एआई पे काफी जोर है, क्योंकि कई स्टेट यूनिवर्सिटीज ने एआई पे करना शुरू अभी किया है, और हमारे यहाँ बीटेक एआई पिछले 2 साल से चल रहा है। तो हाँ, पहले से चल रहा है, और इस बार ही हम लोगों ने क्या वैल्यू एडेड कोर्स को बना के एआई फॉर एवरीवन पूरा हम लोगों ने 1 महीने चलाया। और ये कोर्स सिर्फ साल में एक बार ही नहीं चलेगा, ये कम से कम 3 बार ही चलेगा, और इसमें सारे स्ट्रीम्स के बच्चे जुड़ सकते हैं, और सर्टिफिकेट मेरे सिग्नेचर से उनको दिया जाता है, और जिसमें वो वैल्यू एडेड मतलब कि दैट विल हेल्प देम इन स्किल डेवलपिंग एंड गेटिंग ए जॉब, तो वो चीज उनको मिले। तो हम लोग दे रहे हैं इसको ट्रेनिंग, और हमारे अपने सीएससी के फैकल्टी पढ़ाती है। गवर्नेंस में हम लोगों ने इस बार भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो हम लोगों ने तीसरा पेपर बनवाया, जो एग्जामिनेशन में हम लोग कई सेट्स बनवाते हैं, तो हम लोगों ने अपने टीचर्स को ट्रेन किया कि एआई से बनाओ, और उसके लिए ये भी बोला हम पैसे नहीं देंगे। तो यूनिवर्सिटी की बचत भी हुई, और हमारे को कम समय में, जो कि उन्होंने 1-1.5 घंटे में बना के दे दिया हमें, पेपर भी आ गया हमारे पास। और ऑलरेडी जो हमारा वेबसाइट चलती है, उसमें आप देखेंगे कि एडमिशन के लिए चैट बॉक्स अवेलेबल है, वो भी हमारे अपने बीटेक एआई के बच्चों द्वारा बनाया गया है, कि उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन डालते हैं तो उसका जवाब आपको तुरंत वेबसाइट के स्क्रीन पे ही मिल जाता है। ये भी एआई की देन है। प्लस हम लोगों ने कई कीवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी और एआई को लेके सब डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट किया है, और अपने एकेडमिक काउंसिल में भी अडॉप्ट किया है कि उनको वो जो भी डिपार्टमेंट्स है वो अपनी बीओएस में लाएं। तो एक रिफ्लेक्शन होगा सस्टेनेबिलिटी के लिए,
एक रिफ्लेक्शन होगा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कोर्सेज विद एआई टूल, क्योंकि हो सकता है 5 साल बाद एआई की जगह कोई और टूल आए, तो वो भी हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार। छह चीजों का उद्घाटन है, और वो लिस्ट आप लोग को दी भी गई है। इसमें सबसे पहले तो बाल वाटिका है। इसमें हमारे पास आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कई फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ कैंपस में ही रहता है, उनके सबके छोटे बच्चे भी हैं, तो उनकी तरफ से एक डिमांड थी कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए कोई मतलब एक इस तरह का चिल्ड्रन पार्क हो, तभी इसका नाम बाल वाटिका है। तो हमने एक चिल्ड्रन पार्क बनवाया है, और वो उसी उनके घर के आगे ही एक जमीन थी, उस पर बनवाया गया है, तो इसका उद्घाटन हम करवा रहे हैं। और इसी तरह हमारा जो गेस्ट हाउस है, उसमें हमने 5 कमरों को उच्चीकरण करवाया है उसका, मतलब उसमें मॉडर्नाइजेशन, अच्छा डेंटिंग पेंटिंग प्लस टीवी वगैरह की सुविधा करवाई गई है, और उसके बाथरूम्स भी ठीक करवाए गए हैं, उसका भी हम लोग करवा रहे हैं लोकार्पण। इसी तरह बताया गया कि 2 लिफ्ट और 3 शौचालय है जो दिव्यांगों के लिए है, और ये भी हम लोगों ने दिव्यांगों की जो हमारी कार्यदायी संस्था है उनके थ्रू करवाया है, गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया है। इसी तरह 10 फार्मेसी की प्रयोगशालाएं हमारी फार्मेसी डिपार्टमेंट में बनाई गई थी, जिसका पैसा भी हमें रूसा द्वारा मिला था, और हम लोगों ने इसका उपयोग किया है, जिसका हम लोग लोकार्पण करवाएंगे। इसी तरह मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है, इसमें 2 कोर्ट्स बड़े बड़े बनाए गए, जिसमें टेनिस कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट है, तो इसका भी हम लोग लोकार्पण मैडम से करवाएंगे 8 तारीख को। इसका पैसा भी हमारे को यूपी गवर्नमेंट ने दिया, जो राष्ट्रीय निर्माण निगम ने इसको कार्य किया। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम 2 तरीके से बना, एक हमारे अपने टीचर्स ने बनाया, जो कि मैंने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दूसरा हम लोग की इन्फ्लेमेट के साथ एमओयू हुआ था, जो कि जन भवन में, तो उनसे हम लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने अपने पूरे रिसोर्सेस हमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में दिए, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अवेलेबल। चाहे नहीं, ऐसा है कि एक हमारे पास हम मेडल्स तो सबको दे रहे हैं, फोटो भी सबकी पड़ रही है, और मेडल सबको मिलेंगे, लेकिन मंच पे जो मैडम पढ़ाती हैं, तो ऐसा एक हम लोग के पास जो निर्देश आते हैं, उसमें वहां से आया हुआ है कि 25 छात्राओं को भी दिया जा सकता है, मेडल पहनाएंगी। ये अभी हमारे पास क्लियर होगा उसी दिन सुबह, मौसम देखते हुए, मैडम की तबीयत देखते हुए, कई चीजें मैटर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेडल सबको दिए जा रहे हैं, जो हमारे 110 छात्र हैं और हमारे जितने भी मेडल्स हैं सबको दिए जाए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मेडल नहीं मिलेगा। चाय, चाय पीने को क्या है? चाय? अच्छा, ये सचिन जी बोल रहे हैं हमारे, ये पूरा मीडिया देखते हैं, रुचिता भी देखती है, मोहसिन भी है यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं कि ये भी बता दीजिए जो 11 बुक्स रिलीज हो रही है कॉन्वोकेशन में, लिस्ट नहीं दी? अच्छा, तो इसमें 11 ऑथर्स हैं, जिसमें डॉक्टर कृष्ण मुकुंद और विवेक कुमार मदेशिया, जो हमारे लॉ के फैकल्टी हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने ऑथर किया है। फिर ममता शुक्ला और पुनीत चतुर्वेदी हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में उनकी एक किताब है। फिर तानिया सागर और प्रशांत कुमार वरुण, ये भी हमारे लॉ के फैकल्टी हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। राजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे मैथ्स के टीचर हैं, और ये डायरेक्टर भी हैं हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के, ये लिखी है। अपेक्षा सिंह फार्मेसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं, उन्होंने लिखा है। मोहम्मद सलमान अंसारी और आसमा चौरसिया, इन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और इसकी इरिगेशन पे किताब लिखी है। राजकुमार सिंह हमारे हिस्ट्री के हैं, उन्होंने गुप्त और भारत में भूमि व्यवस्था की किताब लिखी है। जबुन निसा हमारे कॉमर्स में है, इन्होंने जीएसटी पे किताब लिखी है। डॉक्टर शालिनी सिंह, ये हमारे उसमें फार्मेसी में है, इन्होंने इम्यूनोलॉजी पे किताब लिखी है। हिनादी अकबर और डॉक्टर दुआ नकवी हमारे यहाँ मैनेजमेंट में काम करती हैं, इन्होंने एम्प्लॉय एमबी डेक्सट्रिटी पे किताब लिखी है, और एक किताब इंजीनियरिंग एयर पॉल्यूशन सॉल्यूशंस में मेरे द्वारा भी लिखी गई है।
तो ये 11 किताबें हैं जिसके द्वारा हम लोग इसका वहां पे विमोचन करवाएं। 7 मिनट का टाइम मिला है, 7 मिनट तो बहुत है। हाँ, 7 से 10 मिनट होता है ये। और ये क्योंकि कट शॉर्ट करने को एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि 2 घंटे में हमें सब कुछ करना है, तो हम अपनी अपनी तरफ से उसको फैला नहीं सकते, उसमें समेटा है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है 2 से ढाई घंटे चलता है, तो ये सारी चीजें 2-2, 3-3, 4-4 मिनट खिंचती हैं। बाकी वो सब हाँ काफी बोलते हैं, अच्छे वक्ता है। और मुझे लगता है ऐसा कुछ हमारे यहाँ बोल के जाएंगे जिससे हमारा स्टूडेंट और फैकल्टी मोटिवेट होगा।